आज की क्लास में सबसे पहले हम मॉरिस एंड बबीन पीएलसी का पार्ट बी डिस्कस कर रहे हैं. So part B, it says explain the income tax and national insurance implication for the employee of Babin PLC of number 1, the medical care scheme, number 2, the payment for driving their own cars on business journey. ठीक है, तो दोनों की मुझे एक तो इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन एक्सप्लेन करनी है, दूसरा एनआईसी इम्प्लीकेशन एक्सप्लेन करनी है. फर्स्ट मेडिकल केयर स्कीम कुछ है उसकी, और सेकंड क्या है, द पेमेंट फॉर ड्राइविंग द ओन कार्स ऑन बिजनेस जर्नी. तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉय अपनी पर्सनल कार यूज कर रहे हैं फॉर बिजनेस जर्नी, सो यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथराइज माइलेज अलाउंस. ठीक है, तो ये पढ़ते ही फॉरन ऑथराइज माइलेज अलाउंस क्लिक करना चाहिए. ओके अच्छा, अब मेडिकल केयर स्कीम से रिलेट करता है पार्ट बी, राइट. सो यू विल जस्ट गो अंडर द हेडिंग ऑफ मेडिकल केयर स्कीम, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सेक्शन बी के क्वेश्चंस के अंदर पूरा क्वेश्चन हेडिंग वाइज डिवाइडेड होता है. सो सिंपली बस हेडिंग के हेडिंग पर जाएं और बस उसका डाटा पढ़ लें, दैट्स इट. पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. और वैसे भी हम पार्ट ए तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट रिलेट्स टू योर सेई स्कीम. ओके, सो लेट अस कम अंडर द हेडिंग ऑफ मेडिकल केयर स्कीम. It says Babin PLC is to offer free private health insurance to its employees. Okay. अच्छा, अब जो free private health insurance है, okay, that is basically a taxable benefit. ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयज अगर ओवरसीज के अंदर है और वहां पर अगर वो बीमार हो जाता है और कंपनी अगर उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है तो फिर वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन वो ओवरसीज में होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी एग्जेम्प्ट. ठीक है, नाउ दिस इज डिफरेंट. ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक टैक्सेबल बेनिफिट होगा. अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसका टैक्सेबल बेनिफिट किस तरह से कंप्यूट करेंगे. ठीक है, तो जवाब सुन लें. इसका जो टैक्सेबल बेनिफिट होगा, इट विल बी इक्वल टू द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर. जो एम्प्लॉयर को जो भी कॉस्ट पड़ रहा होगा ना, जितनी भी कॉस्ट पड़ रही होगी इसकी, वो वही आपके लिए एक टैक्सेबल बेनिफिट होगा. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से नहीं है कि आप कहें कि टैक्सेबल बेनिफिट उसके बराबर होगा कि जितना टैक्स सेव हो रहा है, नहीं. ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाई. ठीक है, अब यहाँ पर एक जनरल रूल है, ठीक है, जो कि सारे उन बेनिफिट्स पे अप्लाई होता है जिनका कोई स्पेशल रूल नहीं है. ठीक है, एक ये जनरल रूल है, वो उन सब पे अप्लाई होगा जिनका कोई स्पेशल रूल नहीं होता है. तो याद रखिएगा कि अगर किसी चीज़ का कोई स्पेशल रूल नहीं है तो मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जनरल रूल. ठीक है, अच्छा, अब रूल क्या है कि यहाँ पर जो टैक्सेबल बेनिफिट होगा किसके बराबर होगा, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर. ठीक है, अब ये रूल ये नहीं कह रहा है कि आप जो आपका टैक्सेबल बेनिफिट है उसके बराबर होगा कि एम्प्लॉय ने जो है कितना सेव करा है, नो. ठीक है, तो अगर कोई स्पेशल रूल अवेलेबल नहीं होता है तो फिर जनरल रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला. लाइक हमने अकोमोडेशन बेनिफिट के अंदर पढ़ा था कि बेसिकली हम हायर ऑफ ले रहे होते हैं एनुअल रेटेबल वैल्यू का एंड रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर का, राइट. तो वो क्या था, वो तो एक स्पेशल रूल था. ठीक है, वहां पर तो एक स्पेशल रूल था ना, उन्होंने आपको कैटेगोरिकली बता दिया था कि अकोमोडेशन बेनिफिट किस तरह से कैलकुलेट होगा. तो स्पेशल रूल के अंदर कोई डिबेट नहीं है. डिबेट उसी वक्त होती है जब किसी चीज का स्पेशल रूल नहीं है. ओके, तो ये टैक्सेबल बेनिफिट हो जाएगा और किसके बराबर होगा, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर के. तो बस यही चीज हमें मेंशन करनी है. अच्छा, अब नेक्स्ट इट सेज द हेल्थ इंश्योरेंस विल कॉस्ट द कंपनी 470 एनुअली पर एम्प्लॉय. तो जितना कंपनी को कॉस्ट करेगा वही आपका टोटल बेनिफिट है. तो कंपनी को कितना कॉस्ट कर रहा है ये मेडिकल इंश्योरेंस, 470. So this will be considered as a taxable benefit for the employee. Okay. Okay, then it says the insurance would cost each employee 590 if they were to purchase it personally. ठीक है, अगर वो खुद जाके परचेज करते तो कह रहे हैं उनको 590 का पड़ता, और एम्प्लॉयर को कितने का पड़ा, 470 का. ऑल्दो यहाँ पर सेविंग नजर आ रही है, लेकिन जो सेविंग है वो टैक्सेबल बेनिफिट नहीं होगा. मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था. टैक्सेबल बेनिफिट क्या होगा, दैट विल बी कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर.
Then it says employee who decline the offer will be able to borrow up to 12,500 from Babin PLC to pay for medical treatment. ठीक है. The loan will be interest free and repayable over 4 years. अच्छा, अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेनिफिशियल लोन का. तो अगर पूरे टैक्स ईयर के अंदर जो आपका बेनिफिशियल लोन है, अगर उसकी अमाउंट 10,000 पाउंड या उससे कम होती है तो फिर तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है. ठीक है, अगर 10,000 या उससे कम होती है अमाउंट तो फिर तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है. लेकिन अगर लोन की अमाउंट 10,000 पाउंड से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर उस पर जो भी इंटरेस्ट दिया जा रहा होता है वो फिर एक टैक्सेबल बेनिफिट हो जाता है. ठीक है. अच्छा, अब जो टैक्सेबल बेनिफिट होता है, याद है हम उसको दो मेथड्स के थ्रू कंप्यूट करते आ रहे होते हैं. एक होता है प्रिसाइज मेथड, दूसरा होता है एवरेज मेथड. ठीक है, दोनों से आपको पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, दोनों के आंसर को कंपेयर करेंगे और जो भी लोअर ऑफ आ रहा होगा, जहां से भी लोअर ऑफ आ रहा होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ टैक्सेबल बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय. ठीक है, तो बस यहाँ पर मुझे यही रूल उसको स्टेट करके बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर एक तो हम मेडिकल इंश्योरेंस का रूल बता देंगे, उसको पहले रूल बताएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे. हमेशा इसी तरह से करना है. पहले रूल बताते हैं, फर्स्ट पॉइंट में हम रूल लिखेंगे जो भी रूल है, फिर नेक्स्ट में जो है उसको क्वेश्चन से रिलेट करते हैं. ठीक है, पहले मेडिकल इंश्योरेंस का रूल बता देंगे, उसको फिर क्वेश्चन से कनेक्ट कर देंगे. एंड सेम गोज विद बेनिफिशियल लोन. पहले उसका रूल बताएंगे कि अगर 10,000 तक का लोन होता है या उससे कम होता है तो एग्जेम्प्ट होता है. लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा का लोन होता है तो फिर वो टैक्सेबल बेनिफिट हो जाता है. और उस टैक्सेबल बेनिफिट को हम दो मेथड्स के थ्रू कंप्यूट करते हैं, एक प्रिसाइज मेथड और दूसरा एवरेज मेथड. दोनों में से जो भी लोअर ऑफ होता है दैट इज बेसिकली कंसीडर्ड एज अ टैक्सेबल बेनिफिट. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं क्वेश्चन के साथ रिलेट करूंगी. इस क्वेश्चन में उसने बताया कि वो कितने तक का लोन लेंगे, 12,500 का. ठीक है, तो हम इसको उसको बताएंगे कि ये 10,000 से ज़्यादा है. ठीक है, तो अब ये जो है टैक्सेबल बेनिफिट होगा. और टैक्सेबल बेनिफिट को हम दो मेथड्स के थ्रू निकालेंगे, प्रिसाइज और एवरेज मेथड से. ठीक है, तो कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करनी है, सिंपली बस रूल स्टेट करना और क्वेश्चन से कनेक्ट करना है. क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इतना डाटा ही नहीं है कि हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें. सो कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया पार्ट बी का, मेडिकल केयर स्कीम. ठीक है, मेडिकल केयर स्कीम की हेडिंग आ जाएगी, उसके अंडर पे जाके ये सारी रूल स्टेट करना, क्वेश्चन से कनेक्ट करना. अच्छा, फिर नेक्स्ट जो उसने पार्ट बी में आपसे पूछा था, दैट वाज पेमेंट टू एम्प्लॉइज फॉर ड्राइविंग देयर ओन कार ऑन बिजनेस जर्नी. ठीक है, सो दे आर ड्राइविंग देयर ओन कार ऑन बिजनेस जर्नी. तो एम्प्लॉय जब भी अपनी पर्सनल कार यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, so you have to apply the concept of authorized mileage allowance. ठीक है, याद है मैंने बताया था कि इस सिचुएशन में HMRC कहता है कि अगर एम्प्लॉय अपनी पर्सनल कार बिजनेस जर्नी के लिए यूज कर रहा है तो एम्प्लॉयर का एथिकल बिहेवियर है कि वो उसके अगेंस्ट उसको कुछ पेमेंट करे. लेकिन अगेन मैंने कहा था कि वो एथिकल बिहेवियर है, कोई कंपलसरी पेमेंट नहीं है एम्प्लॉयर के ऊपर, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो आपको पेमेंट करेगा, वो चाहेगा तो पेमेंट नहीं करेगा. ठीक है, उन्होंने बस कह दी कि एथिकल बिहेवियर होता है कि आप उसको पे करते हैं. अच्छा, अब उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप उसको पे कर रहे हैं और हमारे बताए हुए लिमिट के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे तो फिर हम एम्प्लॉय से कोई टैक्स नहीं लेंगे. जैसे उन्होंने कहा था कि अगर वो अपनी कार यूज कर रहे हैं फॉर बिजनेस जर्नी, सो फर्स्ट 10,000 माइल्स पे आप उसको 45 पेंस पे कर दें. और जो भी एक्सेस माइल्स हैं, 10,000 से जितने भी अबव माइल्स हैं, उन एक्सेस माइल्स पे आप उसको 25 पेंस की पेमेंट करें. ठीक है, अगर आप इतनी पेमेंट करते हैं, इस स्केल के हिसाब से पेमेंट करते हैं, तो फिर तो वो एम्प्लॉय से कोई टैक्स नहीं लेंगे. लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने आपको ऑथराइज माइलेज अलाउंस की लिमिट से ज़्यादा पेमेंट करी है, मतलब 10,000 से कहा है ना, 10,000 पे 45 पे करें, अबव पे 25 पेंस पर माइल पे करें, तो अगर इससे ज़्यादा आपने उसको पे कर दिया ना, तो फिर जो एक्सेस अमाउंट उसने पे करी है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ टैक्सेबल बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय. टैक्सेबल बेनिफिट मीन्स दैट इट विल बी एडेड इन योर इनकम और उस पर आपको टैक्स पे करना है. जो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है उस पर ले जाकर ऐड कर देंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे. अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने आपको ऑथराइज माइलेज की लिमिट से कम पे करा है. ठीक है, तो अगर कम पे कर रहा है तो जितना भी कम पे कर रहा है ना उससे, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस.
डिडक्टेबल एक्सपेंस मीन कि हम उसको इनकम में से ले जाके माइनस कर देंगे, तो इन अ वे इसकी वजह से आपका टैक्स सेव हो रहा है, क्योंकि इनकम में से जब माइनस करेंगे इनकम कम हो जाएगी, टैक्स भी कम हो जाएगा। ओके, तो इसमें मैंने पूरी कैलकुलेशन भी परफॉर्म करके दिखाई थी कि किस तरह से इसको जो है टैकल करना है। ओके, अच्छा अब यहाँ पर रीड करते हैं, सेज दैट फॉर ईच माइल ड्रिवन 36 पेंस। अच्छा, वो एम्प्लॉयर आपको कितना पे कर रहे हैं फॉर ईच माइल ड्रिवन? 36 पेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो सबसे पहली चीज उसने मुझे नंबर ऑफ माइल्स नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ माइल्स उसने ड्राइव करा है। ठीक है, सो कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। सो हम उसको बस सिंपली रूल बता के आ जाएंगे। कैलकुलेशन तो कर ही नहीं सकते ना, कैलकुलेशन करने के लिए मुझे नंबर ऑफ माइल्स चाहिए होंगे। रिमेंबर कैलकुलेशन किस तरह से कर रहे थे हम? 10,000 ले रहे थे, जो फर्स्ट 10,000 थे उस पर 45 पेंस, अबव पे जो है 25 पेंस HMRC कहता है, तो उसको कंपेयर करते थे विद द पेमेंट विच इज मेड बाय द एम्प्लॉयर। तो अगेन यहाँ पर नंबर ऑफ माइल्स ही नहीं है, तो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो सिंपली बस रूल जाके स्टेट कर देंगे। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जो है उसने आपको 36 पेंस बस पे कर रहा हो, तो मतलब जो HMRC ने आपसे कहा है उससे कम पेमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो जितना कम पे कर रहे हैं ना वो डिडक्टेबल एक्सपेंस होगा। ठीक है, पहले रूल बताएंगे उसको, फिर दूसरे पॉइंट में क्वेश्चन से कनेक्ट कर देंगे। ओके, okay, then it says for each mile driven while carrying a passenger an additional 3 pence। अच्छा, अब पैसेंजर का हमने रूल पढ़ा था कि इफ यू आर कैरिंग अ पैसेंजर इन योर कार और एम्प्लॉयर आपको 5 पेंस अगर पे करता है तो फिर तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, HMRC कहता है कि अगर आप उसको पैसेंजर किसी कैरी कर रहे हैं किसी अपनी कार के अंदर, तो अगर आप उसको 5 पेंस पर माइल के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं ना, फिर एग्जेम्प्ट है, फिर एम्प्लॉय से हम टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपने उसको 5 पेंस से ज़्यादा पे करा है, तो जितना ज़्यादा पे कर रहे हैं ना, जो एक्सेस अमाउंट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर टैक्सेबल बेनिफिट। लेकिन अगर हम उसको 5 पेंस से कम पे कर रहे हैं, तो फिर जितना कम पे कर रहे हैं ना वो डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होता है। ठीक है, मैंने कहा था पैसेंजर रेट के अंदर डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं आता है, बाकी सबके अंदर आता है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, सब में आपको डिडक्टेबल एक्सपेंस आएगा, टैक्स आता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पैसेंजर रूल रेट के अंदर, सिर्फ AC के अंदर एक रूल है कि यहाँ पे कोई डिडक्टेबल एक्सपेंस क्रिएट नहीं होगा। पहले रूल बताएंगे अगेन इसको पैसेंजर के, सारा रूल बता देंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन से कनेक्ट करके बता देंगे कि सिंस उसको हम 5 पेन से कम पेमेंट कर रहे हैं, सो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। दैट्स इट।